सभी भैया बहनों को सुप्रभात। मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी। आज हम कक्षा एकादश यानी कक्षा 11 में आरोह भाग 1 गद्य खंड में कृष्ण चंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ पाठ का हम अध्ययन करेंगे। जामुन का पेड़ पाठ का हम पठन पाठन करते हैं। तो जो लेखक कृष्ण चंद्र हैं, इनका जन्म 1914 ईस्वी में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ, जो गुजरा कला जिला कहलाता था। कृष्ण चंद्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये 2 कहानी संग्रह हैं इनके। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समुंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये उपन्यास हैं इनके। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य में ये व्यंग्य कथाओं के लिए और बढ़ा चढ़ाकर लिखने वाले रचनाकार माने गए हैं। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। तो हम अध्ययन करते हैं जामुन का पेड़। तो जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। इस हास्य व्यंग्य कथा में इन्होंने एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे सच्ची घटना का चित्रण किया है। तो जामुन का पेड़, इस कथा का मैं थोड़ा सा संक्षेप में सारांश समझा देता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद दिल्ली में जो सचिवालय है, सचिवालय में विभिन्न विभागों के सचिवालय बने हुए हैं और उन सचिवालयों में उनके सेक्रेटरी अर्थात सचिव, प्रमुख सचिव और उनकी टीम बैठती है। तो वहाँ व्यापार विभाग के सचिवालय के जो लॉन था, वहाँ एक जामुन का पेड़ गिर गया था और वह जामुन का पेड़ आज़ादी से पहले का लगा हुआ था। आंधी के कारण वह पेड़ गिर गया और उसके नीचे एक गुमनाम व्यक्ति अर्थात कोई व्यक्ति दब गया उसके तने की, पेड़ की डाली के नीचे जो पेड़ गिरा। सुबह को माली ने देखा कि इसके नीचे कोई आदमी दबा पड़ा है। तो सचिवालय खुला था, वहाँ बहुत सारे क्लर्क और सचिव, प्रमुख सचिव, ये सब वहाँ उपस्थित थे। चपरासी ने शोर मचाया कि आंधी के कारण पेड़ गिरा था जामुन का, इसके नीचे एक आदमी दब गया है। तो यहाँ कथा में ये दिखाया गया है कि वहाँ पर जो सचिवालय का स्टाफ था वो बाहर आता है, देखता है और उसमें कोई संवेदना नहीं है। जामुन का पेड़ गिरा है, उसे निकालने की कोई कोशिश नहीं करता है। अधिकार और अपने कानून नियम की बात करते हैं सब। तो इस प्रकार से जो विभिन्न सचिवालय थे, वहाँ पर व्यापार विभाग कृषि विभाग को लिख कर देता है कि तुम निकालोगे। कृषि विभाग जो है हार्टिकल्चर यानी उद्यान विभाग पर टाल देता है। हार्टिकल्चर विभाग जो है फिर जो है पुनः जो है एक प्रकार से मेडिकल विभाग पर टाल देता है और मेडिकल विभाग साहित्य विभाग पर यानी कल्चरल विभाग पर, और कल्चरल विभाग फिर जो है वन विभाग पर टाल देता है, वन विभाग विदेश विभाग पर। इस प्रकार से वह विभागों में विभिन्न सचिवालय के विभागों में फाइल बनकर घूमती रहती है, लेकिन उस दबे हुए आदमी को कोई नहीं निकाल पाता और उसको इस प्रक्रिया में 4-5 दिन बीत जाते हैं। और इस स्थिति में जब विदेश विभाग जो है उसके लिए कहता है कि इसे निकाल दिया जाए, प्रधानमंत्री पर फैसला छोड़ देता है और प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे से लौटते हैं तब विचार होता है कि उसे निकाला जाए। जब उसे निकालने के लिए आरी कुल्हाड़ी लेकर वन विभाग के लोग आते हैं
तब पता चलता है कि उस आदमी की जो फाइल बंद हो जाती है, अर्थात वह आदमी मर चुका होता है। तो यहाँ व्यंग किया गया है कि अब इसकी फाइल ऊपर तक गई और फाइल पूरी होकर वापस आ गई, अब इसे निकाल लिया जाएगा, अर्थात फाइल बंद हो गई। फाइल बंद होने का मतलब है आदमी मर चुका है। लापरवाही, संवेदन शून्यता, इन सब के कारण वह व्यक्ति को ना निकालने के कारण वह मर जाता है। ऐसा भारतीय लोगों के जो शासन और प्रशासन के लोग हैं उनकी कार्यशैली का वर्णन किया गया है यहाँ इस व्यंग्य कथा में। ये हास्यास्पद भी है और इसमें जो है करुणा भी आती है और हंसी भी आती है। तो दोनों बातें हैं। उनके जो हैं कितने निरर्थक कार्य करने के तरीके हैं, वे कितने स्वार्थी हैं, कितने आलसी हैं, ऐसा विवरण इस हास्य कथा में मिलता है। वे अमानवीय हैं, नियम और अधिकारों पर जो हैं थोपते हैं लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। ऐसा लेखक कृष्णचंद्र ने इस हास्य कथा में वर्णन किया है। तो पेड़ जब गिर जाता है, व्यापार विभाग के लॉन में जो सचिवालय है जिसे सेक्रेटेरिएट कहते हैं, तो एक वहाँ सारे लोग माली के कहने पर जब इकट्ठे होते हैं तो क्या कहता है व्यंग्य रचना के रूप में, इसमें हम पढ़ते हैं ये पेज। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। हाँ, ये आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, कितना बड़ा पेड़ इसकी पीठ पर गिरे और वह कैसे बच सकता है। दूसरा चपरासी बोला नहीं, मैं जिंदा, अर्थात वो आदमी बोला कि मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कुटिलता से कराते हुए कहा। इस प्रकार से एक दूसरे पर खुशी रूप में व्यंग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सुपरिटेंडेंट कहता है, ठहरो। सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। यानी कि वे सेक्रेटरी यानी कि सचिव, जो विभिन्न विभागों के सचिव थे, वे एक दूसरे से बात करते हैं, फाइल बनाते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए पूरा दिन निकाल देते हैं, यानी आधा दिन बीत जाता है। अब दोपहर होता है, तो देखिए दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल को लिए भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। क्या कहता है वो सुपरिटेंडेंट कि भाई ठहरो, क्योंकि जो कार्य तुरंत किया जाना चाहिए वह कार्य को करने के लिए जो है वहाँ के क्लर्क और कुछ माली, बाकी लोगों की भीड़, उन्होंने देखा, उनके अंदर मानवता जागी। उन्होंने देखा कि क्यों ना हम इस पेड़ को हटा दें और पेड़ हटाकर इस आदमी को जिंदा निकाल लिया जाए। अब पेड़ आंधी में गिरा था, पेड़ तो टूट ही गया था और उस पेड़ को हटाकर आराम से निकाल लिया जाए
तो ये ही उचित था, यही उस समय का तत्कालीन कर्तव्य था उन लोगों का। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा विचार किया इसे निकाल लिया जाए, तो सुप्रिंटेंडेंट यानी कि सचिव, जो प्रमुख सचिव था, उसने जो है फाइल बनाई रखी थी और फाइल को लेकर भागता हुआ आया, नहीं नहीं, ये हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम कौन हैं, हम व्यापार विभाग के, वाणिज्य विभाग के लोग हैं। ये जो पेड़ है ये कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, तो कृषि विभाग वाले निकालेंगे इसे। इस तरह से उसकी विचारधारा, और फिर वो निकालने जा रहे जो लोग थे, वो सारा काम वहीं का वहीं रुक गया। और वो फिर क्या कहता है आगे, तो वो कहता है मैं फाइल जो है कृषि विभाग को भेज रहा हूँ, यहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया। अब कृषि विभाग की बात समझिए, पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी किसी विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग पर इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों के फैसले करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खोद हटाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। यानी कि हम देखते हैं कि ये कैसी हास्य कथा है, ये अमानवीय मनुष्य का व्यवहार है यहाँ, और मनुष्य कितना स्वार्थी है, अधिकारों में और नियमों में बंद करके बस मानवता भूल जाता है। तो यहाँ पर जो है कृषि विभाग ने क्या विचार किया, जब कृषि विभाग पर दोबारा फाइल गई कि ठीक है हम कृषि विभाग अनाज और खेतीबाड़ी का काम देखते हैं, हमें इससे क्या मतलब, ये काम तो जो है फलदार पेड़ है जामुन का, और ये काम किसका है, उद्यान विभाग का है, यानी हार्टिकल्चर विभाग का है, क्योंकि फलदार पेड़ों की देखभाल वही करेंगे और इसलिए उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत ये काम आता है। और यहाँ दूसरा विषय क्या रहा कि सचिवालय जैसा स्थान, जहाँ पर देश के सर्वोच्च और देश को चलाने वाले लोग बैठते हैं, देश की कार्य योजनाएं बनाने वाले लोग बैठते हैं, और वहाँ की यह स्थिति है, वहाँ के कार्य करने की तरीके, उनकी कार्य करने की पद्धति जब ऐसी है, फिर उस देश का क्या हाल होगा। इसीलिए 50-60 साल तक हमारे देश की स्थिति डामाडोल रही, अर्थात हमारे देश में कोई आर्थिक, कोई भी वैज्ञानिक, कोई किसी प्रकार की ज़्यादा अच्छी तरक्की नहीं हो पाई। पुलिस का पहरा लगा दिया गया वहाँ कि कोई आदमी कहीं पर दयावान हो करके, मानवतावादी बन करके कहीं कोई इसे निकाल ना दे। और इस तरह का भाव यहाँ पर, इस तरह का भाव दिखाएगा ये हास्य व्यंग्य कहानी में। अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें। अगली बात आती है कि माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। और जब कल तक फैसला हो जाएगा तो दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ ये तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर से कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई बारिश है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर कर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबा हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, साहित्य प्रेमी
आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या कहता है, क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। वह तो ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हॉर्टिकल्चर विभाग का जवाब क्या आया, और वो कैसा व्यंग किया है कि साहित्य प्रेमी था, वह जान पड़ता था। और क्या कहता है कि लोग इस समय पेड़ लगाओ की बात करते हैं, पेड़ लगाओ, और यहाँ पेड़ काटने के लिए यहाँ के अफसर कह रहे हैं। अर्थात जो है ये फलदार पेड़ है। तो ये मानसिकता कैसी दिखाई दे रही है उस हॉर्टिकल्चर के सेक्रेटरी की, कि बताइए कि जो पेड़ आंधी में गिर गया है, आंधी में गिरने वाला पेड़ तो वो कट ही गया, वो तो ढह गया, वो तो नष्ट होने ही वाला था, हो ही गया, और उसमें पेड़ लगाने की और उसे बचाने की बात कहाँ से आ गई? तो अपने आप से जिम्मेदारी छोड़ने के लिए, जिम्मेदारी टालने के लिए लोग ऐसा बहाना, जो अधिकारी बने बैठे हैं वो ऐसा बहाना भी लेते हैं कि जो पेड़ गिर गया है उसको कह रहे हैं पेड़ लगाने वाली स्कीम के अंतर्गत इसे नहीं काटा जा सकता, इसलिए हम तो इसे काटने की इजाज़त नहीं देंगे। तो वहाँ व्यंग में खड़े लोग भी इस तरह से कहते हैं कि नहीं काटा जा सकता है, चलो ठीक है, तो इस आदमी को ही काट के अलग अलग करके हिस्से करके निकाल लिया जाए। तो इस प्रकार का व्यंग, हास्य व्यंग एक संवेदन स्थिति में किसी मानव के प्रति संवेदना व्यक्त करनी थी, ऐसी स्थिति में ऐसा व्यंग किया जाता है। अब अगले क्या कहता है? अगले कहता है, अगला हम पढ़ते हैं। कहता है, आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया, और आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर से इस आदमी को फिर से जोड़ दिया जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया। जब उस व्यक्ति ने इस तरह की बातें काफ़ी जमा के कहीं, जोर डाल के कहीं, तो मेडिकल डिपार्टमेंट को फाइल भेज दी गई। मेडिकल डिपार्टमेंट से फ़ौरन एक्शन लिया गया और वह फाइल जो है वापस आई, और वहाँ से जो है डॉक्टर आए, सर्जन आए, और फिर बात की गई कि सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर और उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया, और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में उसके फेफड़ों की जांच की, और सारी जांच के बाद में वह बोला प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो जाएगा, सर्जरी तो हो जाएगी, और जो ऑपरेशन है वो सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। अब बताइए, जो डॉक्टर आया, सर्जन आया, ऑपरेशन सफल बता रहा है, यहाँ भी व्यंग है, लेकिन आदमी मर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ व्यंग किया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, यानी ऊपर चला गया है, यानी वो आदमी भी ऊपर जाने की स्थिति में था और मामला भी ऊपर चला गया। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट में सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, यानी जो सचिवालय है उसमें सभी सचिवों की मीटिंग होगी, और तुम्हारा केस वहाँ रखा जाएगा। उम्मीद है कि काम ठीक हो जाएगा। तो वह दबा हुआ आदमी क्या बोलता है? दबा हुआ आदमी एक आहा भरते हुए धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।
अर्थात वह कहता है एक शेर पढ़ते हुए कि ये बात तो है कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारे इस काम में जो है देरी तो नहीं करेगा, लेकिन जब तक ये खबर लौट के आएगी कि हमें निकाला जाएगा तब तक तो हम खाक हो जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली उसकी बात को सुनकर, अर्थात उसके शेर को सुन करके चकित भाव से बोला, अरे क्या तुम शायर हो? तभी हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटरी में ये अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। मतलब कि अफवाह फैलाने पर लोग इतनी जल्दी मतलब ये अफवाहें फैला देते हैं और वो खबर इतनी जल्दी फैल जाती है कि जो है ज़रा सी देर में चारों तरफ वह खबर फैल जाती है। और जो मानवीय संवेदनाओं से युक्त जो विषय था उस पर इतना ध्यान कोई नहीं देता है। तो वह दबा हुआ आदमी शायर है, कवि है, ये सारी खबर सब जगह फैल गई। तो जो शेर उसने बोला था ये शेर उसका अपना नहीं था जबकि, और ये शेर था एक बहुत प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब का शेर था कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है और मिर्ज़ा गालिब एक प्रसिद्ध शायर हुए हैं, उर्दू के फारसी के एक कवि रहे हैं। तो आगे क्या होता है, इसकी चर्चा शहर में फैल गई कि शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। अर्थात सेक्रेटरी में का जो लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया। दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरी के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरी की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, और अब इसका संबंध जो है कल्चरल डिपार्टमेंट से है। और कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया, साहित्यिक डिपार्टमेंट को वह फाइल सौंप दी गई। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी पर सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओश। अरे ओश? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओश हो जिनका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए आदमी ने हुंकार में सिर हिला दिया। हाँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। अरे मेंबर नहीं है, अर्थात साहित्य प्रेमी जो सेक्रेटरी था वह उसकी अपनी अकादमी का मेंबर बनाने की बात कर रहा है, उसे निकालने के लिए मानवता नहीं जागी उसके अंदर भी। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं अब क्या होता है आगे। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस का फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? ओफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ से नीचे निकाल लीजिए, दबा हुआ आदमी ने कहा। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग को रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराते हुए कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह
घोर पीड़ा में है, दुख में पड़ा है। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी सब कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कभी रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत ये है, सरकारी साहित्य आदमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला। हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, यानी साहित्य से संबंधित सांस्कृतिक विभाग है। पेड़ काटने का मामला कलम दावात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। इसलिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना कर दी है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। यानी कि बात ध्यान में आई कि जो सेक्रेटरी था कल्चरल डिपार्टमेंट का, उसने उसे मेंबर बनाया साहित्य अकादमी का, और व्यंग हास्य व्यंग है, और उसे मुबारकबाद देता है जबकि वो मरने जा रहा है, वो दबा हुआ है, उसकी सांसें मुश्किल से चल रही हैं, और मुबारकबाद दिया जाता है कि मिठाई खिलाओ, तुम साहित्य अकादमी के मेंबर बन गए हो। वो कहता है मुझे इससे बाहर निकाल लो, पेड़ के नीचे दबे हुए से। लेकिन वो क्या कहता है, सेक्रेटरी कहता है नहीं, जो हम तो ये काम नहीं कर सकते, हम तो कलम दबात वाले हैं, हम तो साहित्य लिखने वाले हैं, हम आरी कुल्हाड़ी वाले नहीं हैं। ये काम आरी और कुल्हाड़ी का है, पेड़ काट के तुम्हें निकाला जाए, और इसलिए हम तुम्हारे लिए जो कर सकते हैं वो हमने कर दिया। और कहता है तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दिलवा देंगे। अगर तुम इस दरख्वास्त करो, तुम अपनी प्रार्थना करो, तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें निकाल नहीं सकते हैं हम। अर्थात यहाँ पर ये मानवता दिखाई गई है। इस प्रकार से दबा हुआ आदमी पेड़ के नीचे दबा है। अब वन विभाग को सूचित किया जाता है, लिखा गया है साहित्य अकादमी के द्वारा कि वन विभाग वाले आकर इस दबे हुए आदमी को निकालेंगे। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। मतलब वो जीवित रहना चाहता है क्योंकि कल उसका फैसला होगा। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो उन्हें रोक दिया गया। उन्हें विदेश विभाग ने रोक दिया कि पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने आज़ादी से पहले वो पेड़ लगवाया था सीक्रेट में, कि पिटोनिया राज्य से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। वो कार्य फिर रुक गया। प्रधानमंत्री विदेश गए थे, और विदेश दौरे से जब आएंगे, जैसे उनसे अनुमति मिलेगी तभी उसे निकाला जाएगा। जब प्रधानमंत्री विदेश से आए, उन्होंने आदेश कर दिया। जब निकालने के लिए लोग गए तब तक वह आदमी मर चुका था। अर्थात